नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा आप जानते हैं कि हर लाइव शो में हम कुछ खास बात करते हैं, किसी खास मुद्दे पर बात करते हैं। और आज पूरे देश में चर्चा एक ही खास बात की है, जो 25 साल पुरानी कहानी है। और पूरी दुनिया उस समय सदी बदलने की कगार पर थी। 1999 की कहानी है। साल 2000 बिल्कुल किनारे पर था, दिसंबर का महीना था। और भारत के लोग 25 साल बाद भी जो उस समय थे, होशो हवास में थे, यानी जो टीन एज में थे या उससे बड़े थे, उनको वो कहानियां बिल्कुल याद हैं। और एक सीरीज आई है, उस वजह से वो पूरा वाकया, वो पूरा समय, वो पूरा वक्त दोबारा याद आ गया है पूरे देश को। और उस समय एक प्लेन, जो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जिसे बहुत सारे लोग भारत का बड़ा करीबी और मित्र देश मानते हैं, वहां से एक प्लेन उड़ा, IC-814। ये नंबर आपको याद हो गया होगा, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आने के बाद से चल रही है उसको। और वो कहानी है उस प्लेन की, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण प्लेन था, जिसे उड़ान भरने के कुछ मिनट के बाद ही 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद वो उसे कंधार ले गए। रास्ते में उनके 2-3 स्टॉप रहे। वो पहले पाकिस्तान उतरना चाहते थे। पाकिस्तान में अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी, तो अमृतसर में कुछ समय के लिए वो प्लेन रोका गया। उसके बाद वो लाहौर गया, लाहौर से दुबई गया, और दुबई से फिर कंधार गया। 7 दिन तक कंधार में रहा। उस समय कंधार में, यानी अफगानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत थी, जिससे भारत सरकार के संबंध नहीं थे। उस कहानी से, जो नेटफ्लिक्स पर सीरीज रिलीज हुई है, उस कहानी से बहुत सारे पुराने वाकये याद आ गए हैं। कुछ डायलॉग्स भी उस सीरीज के अंदर ऐसे हैं जो आपके दिल को छू लेंगे। क्योंकि जब अधिकारी निगोशिएशन जो कर रहे थे आतंकवादियों से, और वो पूछते हैं एक दूसरे से, बातचीत के क्रम में पूछते हैं कि हिस्ट्री हमें किस तरह से देखेगी, तो दूसरे अधिकारी जवाब देते हैं कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या हमारे लोग। बहुत मुश्किल वाकया था। देश ने कुछ समय पहले ही कारगिल में लड़ाई जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ। वो भी एक प्रॉक्सी वॉर थी, और ये भी एक प्रॉक्सी वॉर थी, जहां कई आतंकवादियों को छुड़ाने का प्लान था। उसके बाद आतंकवादी कामयाब रहे 3 आतंकवादियों को छुड़ाने में, जिसमें मसूद अजहर, भारत में घर घर में ये नाम जाना जाता है, क्योंकि कई अटैक उसके बाद जो हुए, चाहे संसद पर हुआ, 2008 में मुंबई पर हुआ, पठानकोट एयरबेस पर हुआ, या पुलवामा में हुआ, हर जगह मौलाना मसूद अजहर का नाम सामने आता है। उस हाईजैक के बाद मसूद अजहर को भारत को छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा मुश्ताक अहमद जरगर, जिसका नाम भी आप लगातार सुनते हैं, कई सारी आतंकी घटनाओं में वो वांटेड हैं, उनको भी छोड़ना पड़ा था। और तीसरे थे शेख अहमद उमर सईद, जिन्होंने डेनियल पर्ल, एक पत्रकार थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के, उनका गला रेत दिया था, जैसे बकरे की गर्दन काटी जाती है। तो वो 3 लोगों को छोड़ना पड़ा था। भारत के 176 लोग थे। पूरी कहानी आप जानते हैं। बहुत सारे लोग जो उस समय शायद पैदा नहीं हुए थे, उनके अलावा बाकी पूरा हिंदुस्तान जानता है। 25 साल बाद वो कहानी फिर याद आ गई है। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा की जानकारी है, जो विदेश में, खास तौर पर जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उनकी पैनी नजर रहती है। प्रशांत सिंह जी देश की सेवा लंबे समय तक करते रहे हैं, इसी तरह की घटनाओं में सरकार की मदद करते हुए, आंतरिक चीजों को देखते हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका। वेब सीरीज लोगों ने देख ली है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो किससे लोगों को याद है, किस तरह से वो प्लेन उड़ा, फिर इंडियन एयर स्पेस में आते उसको हाईजैक कर लिया, और जो 5 हाईजैकर्स थे, जिनके कोड नेम सारे लोग जान गए, उन्हीं कोड नेम को लेकर विवाद भी हुआ। वो चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला शंकर, ये 5 नाम उनके बताए गए थे। वो कहानी सारे लोग जानते हैं, लेकिन हम आपसे अंदर की कहानी समझना चाहेंगे कि उस समय पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, क्या दिक्कतें थी। क्योंकि जो सीरीज में दिखाया गया है, किताबें भी लोगों ने पढ़ी है, उस समय अखबारों में और बाकी जगह तो सारे किस्से आ ही गए थे। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सरकारें, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके बीच में, कई सरकारों के बीच में इस तरह का समन्वय नहीं था। मतलब कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर नहीं था कि अमृतसर में जो एक्शन होकर वहीं प्लेन को रोक लिया जाता, वो नहीं हो पाया। इसके अलावा जब आप निगोशिएशन कर रहे थे, उसमें भी दिक्कतें आई। जो एजेंसीज हैं, भारत की प्रीमियर एजेंसी, जिनकी बहुत इज्जत है, लेकिन उस समय उनकी इज्जत दांव पर थी, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो। क्योंकि
करगिल होके चुका था और इंटेलिजेंस फेल्योर ही बताया गया था करगिल को भी। अंदर की कहानी क्या है लोग उतना नहीं जानते, और इस हाईजैक में भी इंटेलिजेंस फेल्योर बताया गया था। सर मैं आपसे सवाल अपना पहला पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक यात्री जो उस प्लेन के अंदर थी, पूजा उनका नाम है, उनकी बात मैं लोगों को सुना देता हूँ। देखना चाहिए। भोला शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। हाँ, वो भोला शंकर ही बोलते थे। कोड नेम होंगे उनके तो, बट भोला शंकर ही थे। ये तो कंट्रोवर्सी में आ गया कि इन्होंने बनाया नाम, बट वो थे, हमने भी सुने हैं। वो बोलते थे भोला इधर आओ, भोला आएगा, शंकर इधर आओ, ऐसे करते थे वो। आपने देखी है? हाँ जी देखी है। मैं तो मतलब फर्स्ट एपिसोड के बाद तो मैंने बंद कर दी, देख नहीं पाई, बट फिर भी देख ली। तो ऐसा लग रहा था कि सेम जो सिचुएशन हुई थी वही सेम दिखाया है, कुछ अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ कम नहीं है, सब कुछ वैसे ही। गवर्नमेंट थोड़ा बस अमृतसर में चूक गई, कमांडो अटैक होना चाहिए था। पता नहीं उस पर कैजुअलिटीज कितनी होती ये नहीं पता, बट होना चाहिए था, तो ये मसूद को नहीं छोड़ा जाता। हाँ, गवर्नमेंट फेलियर तो था, देखिए ये तो, हाँ सब मानेंगे, ये तो मानेंगे, सब मानते हैं। छूटने के बाद हमें तो खुशी थी कि हम तो चलो सेफली आ गए, बट ये था कि अगर उस वक्त ही कर देते तो इंडिया से बाहर ही ना जाते, अमृतसर से बाहर ही ना निकलते। कर देना चाहिए था इनको। सर ये पूजा जी उसी प्लेन में अनफॉर्चुनेट जो फ्लाइट थी जो काठमांडू से जिसने उड़ान भरी और कंधार में उसको 7 दिन तक रुकना पड़ा, 24 दिसंबर 1999 को ये प्लेन उड़ा था और 31 दिसंबर तक ये पूरा बंधक संकट चला। उसके बाद ये जसवंत सिंह जो भारत के विदेश मंत्री थे उस समय, वो खुद उस प्लेन को लेने के लिए गए, और इस वेब सीरीज के माध्यम से हमने समझा कि एक अधिकारी इसमें कहते हैं कि अटैक कर देना चाहिए अंदर जाकर। इवन कंधार में जब अधिकारी, भारतीय अधिकारी जो निगोशिएशन के लिए पहुंचे थे, उनकी बात थी और आपस में कम्युनिकेशन चलते हुए दिखाया गया। वो डायलॉग है कि पीपल डाई इन द सर्विस ऑफ नेशन, कि लोग मरते हैं देश की सेवा के लिए, के रास्ते में मरते हैं। और दूसरे एक अधिकारी जो उस समय के एनएसए थे, ब्रजेश मिश्रा साहब, शायद नसरुद्दीन शाह साहब ने उनका रोल किया है, और वो कहते हैं कि लोग केवल सिर्फ ये याद करेंगे कि सरकार ने 3 आतंकवादियों को छोड़ा। तो क्या ये पूरा जो किस्सा है केवल ये 3 आतंकवादियों को छोड़ने से जुड़ा किस्सा है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर की बात है, ये पूरा मामला किस तरीके से क्या हिस्ट्री? हालांकि मुझे लगा, इस वेब सीरीज को मैंने देखा, मुझे लगा कि अभी तक केवल सरकार उस समय की, जो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, केवल क्रिटिसिज्म झेलती है। आज के जो हमारे एनएसए साहब है, डोभाल साहब, उनका भी इस हाईजैक संकट को सुलझाने में बड़ा रोल था। तो उन लोगों के लिए लोग बड़े काइंड नहीं है, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद भले इस पे कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई, आपकी ओपिनियन बदलती है। ये लगता है कि सरकार ने बहुत कुछ किया, जो गलती हो गई थी उसको सुधारने की कोशिश की। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं सर? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी हो, विदेश के मामले हो, आपकी बड़ी पैनी नजर रहती है। जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो एज ए नेशन भारत, हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे। उस घटना तक या उस कारगिल के लड़ाई तक भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, क्योंकि कारगिल में भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो घुसपैठ कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी घुसकर बैठ रही है, तो उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। इसमें भी ये जो हाईजैक हुआ प्लेन 814, इसमें भी एक आर.के. यादव हैं, ये रॉ के अधिकारी रहे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है मिशन रॉ। इन्होंने बताया है, बकायदा उसमें नाम लिखा है कि एक यूवी सिंह सेकंड सेक्रेटरी थे एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू में,
उन्होंने एक इंटेलिजेंस इनपुट दिया था अपने सीनियर ऑफिसर्स को कि कोई न कोई भारत का जहाज, एरोप्लेन हाईजैक करने की प्लानिंग बन रही है। और उनको ये इनपुट मिली थी काठमांडू एयरपोर्ट के किसी ऑफिशियल से। यानी ये प्लानिंग जो चल रही थी, ये पाकिस्तान की आईएसआई की प्लानिंग थी और बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में इसको एक्सिक्यूट किया गया था। और इसलिए इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मनी इन्वॉल्व होता है, कुछ लोगों को ब्राइब भी किया जाता है कि थोड़ा सा आंख मूंद लीजिए तो हम अपना आर्म्स एंड अम्युनिशन उसमें पहुंचा देंगे। तो इन सब चीजों में ये पूरी संभावना होती है कि कहीं ना कहीं से ये इनपुट आ जाती है बाहर, लेकिन थोड़ा सा भेग होता है और एकदम आप हॉर्सेज माउथ से नहीं निकाल रहे हैं। यानी आप एकदम एक्यूरेट 100% इंटेलिजेंस इनपुट नहीं निकाल सकते हैं कि यही फलाना प्लेन जो है हाईजैक होगी। इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते हैं, ये जनरली भेग ही होता है। उसको फिर आप बाद में रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसको बाद में उसको रिकन्फर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन इस इनपुट को दबा दिया गया और इसका दबाने का नतीजा हुआ कि ये दुर्घटना हुई और उसमें एक रॉ के अधिकारी भी, उस जो 176 आपने बताया उसमें पैसेंजर्स थे इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, तो उसमें एक रॉ के अधिकारी भी फंसे हुए थे। ये इसी का नतीजा था। तो एक चीज तो ये थी कि हम लोग कभी भी ये जो है आंतरिक सुरक्षा को बहुत गंभीरता से नहीं लिए। दूसरी चीज है कि बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं सुरक्षा के मोर्चे पर, तो आपस में तालमेल नहीं होना और ईगो क्लैश, ये दो समस्याएं जो है ना, बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में रही है। हालांकि हम इस माने में एक दाद देना चाहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि वो जब गृह मंत्री बने तब से आंतरिक सुरक्षा फोकस में आया, बहुत ज्यादा फोकस दिया गया और बहुत सारे मैकेनिज्म तैयार किए गए जिससे आपस में ये तालमेल किया जा सके, कोऑर्डिनेशन किया जा सके, और बहुत सारे चीज इस तरह का उन्होंने किया है। तो नतीजा हुआ है कि इन सब चीजों का एक, आप कह सकते हैं कि आईबी को एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के मामला में नोडल एजेंसी बनाया गया है। और जितने भी तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, स्टेट इंटेलिजेंस हो, कस्टम या रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, आर्मी का हो, इंटेलिजेंस यूनिट्स या रॉ हो, जो भी हो, सब लोग आईबी के साथ मिलकर इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये आडवाणी जी का देन रहा। लेकिन जब तक ये मैच्योर्ड वे में सामने आ पाता, उससे पहले ये घटनाएं हो चुकी होती हैं। तो ये इसके साथ ये रहा। दूसरी चीज कि देखिए उस टाइम क्या भावना आपके अंदर प्रिवेल करती है जब आप निर्णायक स्तर पर हैं, यानी आप गवर्नमेंट में की पोजीशन पर हैं, और उस टाइम आपके अंदर क्या अचानक भावना, क्योंकि ये एक आपातकाल था और आपातकाल में आपकी अंदर क्या भावना आती है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और संभवतः उस टाइम यही भावना ज्यादा प्रिवेल कर गई कि हमको 176 लोगों की जान बचानी है। वैसे एक व्यक्ति की हत्या उन लोगों ने कर दी थी, रुपेन का त्याल की, और उनका डेड बॉडी दुबई से वापस लाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो जब एक व्यक्ति की हत्या की जा सकती है तो कुछ और लोगों की भी हत्या की जा सकती थी और उस बीच में ऑपरेशन किया जा सकता था। लेकिन हमारे जो ये हैं कमांडो और एनएसजी इस आपातकाल के लिए हमेशा तैयारी के पोजीशन में रहते थे कि नहीं रहते थे, ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि उस टाइम तक इतनी तैयारी हमारी नहीं थी। ठीक है, हमने एनएसजी बना लिया, एसपीजी बना लिया, और भी बहुत सारे कमांडोज, अपने अपने जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अपने अपने कमांडोज होते हैं, अपने अपने कमांडो का विंग होता है। स्टेट पुलिस में भी एसटीएफ होता है, जो एक तरह से कमांडोज ही हैं एसटीएफ, वो स्टेट पुलिस का।
तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उस टाइम तक ये स्ट्राइक करने की क्षमता एट वंस, क्योंकि ये इसमें समय कम होता है, कम समय में आप स्ट्राइक कर सकते हैं और उसमें उनको प्लानिंग करने का समय नहीं मिलता है, जो आतंकी हैं, जो हाईजैकर्स हैं। लेकिन यदि आप उनको टाइम देते हैं, यानी आप मान लीजिए कि एनएसजी के कमांडोज को आप दिल्ली से लेकर अमृतसर ले जा रहे हैं, तो उतना में उनको काफी टाइम मिल जाता है उनको तैयारी करने का। और फिर उस बीच में वो क्या कर सकते हैं, हो सकता है पूरी प्लेन को वो उड़ा दें, तो ये भी तो एक चीज है, उस चीज की वो तैयारी कर लें। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी तैयारी उस टाइम तक नहीं थी। इवन आप देख लीजिए, मुंबई अटैक हुआ, वो 2018-8 में हुआ। 2008 में हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, एनएसजी के कमांडो को ले जाने में, वहां पहुंचाने में कितना टाइम लगा, ये सब चीज सब लोग जानते हैं। तो हमारे ये इस फ्रंट पर हमारी तैयारी कुछ कमजोर रही थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए जो भावना प्रिवेल की, उस भावना के अनुसार काम किया गया कि अंततः यही तय हुआ कि उनके साथ एक वार्ता की जाए और वार्ता करके अपने यात्रियों को छुड़ाया जाए सकुशल और उनकी वापसी कराई जाए। तो उसमें जो बातचीत चली, तो बातचीत चलने में वो 100 के आसपास आतंकवादियों की रिहाई मांगते थे, करते करते 3 पर आई बात और 3 को रिहा करके और अपने यात्रियों को सकुशल वापस लाया गया। हालांकि इसमें कई बातें हैं कि कहा जाता है कि 3 लोग जो थे इस बातचीत के पक्ष में नहीं थे, जिसमें एक लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आता है और एक डोभाल साहब का भी नाम आता है, अजीत डोभाल, और एक फारूक अब्दुल्ला जो उस टाइम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं चाहते थे कि ये बातचीत की लाइन में आया जाए। वो चाहते जी, थे कि फारूक अब्दुल्ला उनके साथ साहब कोई तो जी जी, फारूक अब्दुल्ला साहब तो मसूद अजहर और जरगर दोनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों कश्मीर की उस समय जेल में बंद थे। और मसूद अजहर को तो सर आप जानते ही हैं कि पहले भी, इस हाईजैक के पहले भी 2 बार छुड़ाने की कोशिश की गई थी। एक बार कुछ लोगों को होस्टेज बनाया गया था, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने होस्टेज को छुड़ा लिया। बाद में एक सुरंग खोदी गई थी और ये मसूद अजहर मोटा होने की वजह से उस सुरंग में फंस गया था, तो निकल नहीं पाया। और तीसरी ये कोशिश हुई जहां मसूद अजहर का खुद भाई भी मौजूद था इस हाईजैक केस में। लेकिन मैं इसमें ये समझना चाहूंगा, ठीक है कुछ लोग बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह के लैप्सेस हुए, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग में लैप्सेस हुए, और अच्छा था कि वो पुरानी सदी थी, 1999 के बाद 31 तारीख तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वो संकट सुलझा दिया। लेकिन इस घटना ने शायद नई सदी के लिए, जो 21वीं सदी आज चल रही है, 31 के बाद जो मध्यरात्रि आई, तब से साल 2000 की शुरुआत हुई, तब से अब तक 25 साल में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो ये एक अचीवमेंट है। लेकिन सर, क्योंकि आप पूरे मामले को जानते हैं, आपसे इनसाइड स्टोरी हम समझना चाह रहे हैं। ये जब होस्टेज हो गए, इसके बाद अमृतसर से लाहौर प्लेन ले जाया गया, वहां से दुबई पहुंचा, दुबई में 27 लोगों को छोड़ा गया। वो क्या था, कैसे वो निगोशिएशन हुआ कि वो जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे 5 लोग, वो दुबई में महिलाओं बच्चों को उतारने के लिए तैयार हो गए, वो कैसे हुआ सर? दरअसल हमारा जो भारत सरकार के लोग थे, खास करके विदेश मंत्री जसवंत सिंह, तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों से बात किए, वहां की सरकारों से, लेकिन उन लोगों ने इसमें बीच में आने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने तालिबान को इसमें अपना बनाया बातचीत का जरिया। और अफगानिस्तान में जो तालिबान की मिशनरी काम कर रही थी, उन लोगों से जब बातचीत होने लगी, तो उन लोगों के माध्यम से ये बातें की गई कि जो महिला और बच्चे जो इसको झेल नहीं सकते हैं और वो बीमार पड़ जाएंगे या मर जाएंगे या कुछ उनके साथ अनहोनी हो सकता है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ह्यूमनिटी ग्राउंड पर उनको छोड़ा जाए। तो इसलिए ये चीजें संभव हुई और वहां से 27 लोगों को दुबई से छुड़ाकर वापस लाया गया। जी। और सर, वो स्थिति बड़ी खराब थी उस समय, क्योंकि करगिल जब हुआ था और परवेज मुशर्रफ, जो जिस समय ये होस्टेज कांड हुआ उस समय तक राष्ट्रपति बन गए थे,
पाकिस्तान के, और पहले वो डिनाई कर रहे थे करगिल में अपने किसी भी रोल को, लेकिन जब वो चाइना में थे तो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही उनकी आवाज को पकड़ा और ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के सैनिक ही करगिल में लड़ रहे हैं भारत के साथ जो जंग चल रही है। तो चाइना हमारे खिलाफ था उस समय, अंदर से दिखाता भले ही ना हो, पाकिस्तान तो खुल के खिलाफ था, और अफगानिस्तान में भी मुल्ला उमर सब कुछ थे, तालिबान की सरकार थी जिससे भारत के संबंध नहीं थे, और नेपाल में तो ये कांड हुआ ही। तो ये चारों तरफ के जो मुल्क थे भारत के खिलाफ थे, और उस स्थिति में इतने सारे बंधक, 157 लोग बचे रह गए जब कंधार में प्लेन था, तो वहां से उनको वापस लेके आना, वो निगोशिएशन कैसे हुआ? जो फेलियर हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद का जो निगोशिएशन था, जैसे आपने बताया कि पहले 100 लोगों की डिमांड थी, लेकिन ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि 36 आतंकवादी वो चाहते थे, 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की उनकी डिमांड थी, और ये भी था कि एक सेपरेटिस्ट जिनकी बॉडी कश्मीर में वो दफन थे, उनकी डेड बॉडी को भी वो लोग चाहते थे, और बहुत कुछ चीजें चाहते थे। तो कैसे मनाया गया कि केवल 3 पर वो माने, और किसी भी यात्री को कोई हार्म ना हो? रुपिन कत्याल की तो खैर मौत हो गई थी, दुबई पहुंचने के पहले ही हो गई थी। उसके बाद ये सब कैसे हुआ सर? कौन कौन से वो अधिकारी थे जिन्होंने निगोशिएट किया, कैसे किया, हार्ड बार्गेन किया, क्या हुआ? जैसे इसमें जब आनन फानन में हुआ कि कंधार भेजे जाएं अपने डेलीगेशन जो बातचीत करेंगे वहां, तो उसमें विदेश मंत्रालय से कुछ अधिकारी तय हुए जिसमें विवेक काटजू साहब थे और एएस दुलत जो रॉ के चीफ थे उनसे कहा गया, तो उन्होंने सीडी सहाय साहब और एक कोई आर्नी साहब हैं उनका नाम प्रस्तावित किया, लेकिन श्यामल दत्ता साहब थे वो आईबी के चीफ थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अजीत डोभाल और नेचल संधू, 2 बहुत ही जीनियस अधिकारी हैं आईबी के, उनको हम भेज रहे हैं। तो ये लोग गए वहां और बार्गेनिंग शुरू हुआ। चूंकि ये बड़े अधिकारी थे और बहुत ही सीजन्ड अफसर थे और इतनी मतलब दिमागी रूप से इतने जीनियस थे कि इनको हर चीज का बहुत बढ़िया से एनालिसिस करने की क्षमता थी। तो ये लोग 2 चीज समझ गए थे, एक तो कि कौन कौन लोग जो हैं बातचीत के पक्ष में हैं और जो चाहते हैं कि बातचीत करके और हम उनके कुछ मांगों को मान लें और अपने यात्रियों को सकुशल वापसी कराएं। और दूसरी चीज उनको ये भी पता हो गया था कि कौन कौन से लोग हैं जो बातचीत के पक्ष में नहीं थे, यानी बातचीत अगर न भी हो, उनकी मांगे न मानी जाए तो भी चलेगा। तो इन सब चीजों को समझते हुए उन लोगों ने वहां एक स्टैंड लिया कि हम उनकी मांगों के आगे पूरी तरह सरेंडर नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों का नतीजा हुआ कि जो जितनी मांगे उनकी तरफ से रखी गई, तो ये लोग भी अपनी हार्ड बार्गेनिंग पर रहे कि हम भी तुम्हारी सारी मांगे नहीं मानेंगे और हो जरूरत पड़ेगी तो बैकआउट भी कर जाएंगे। आप देखिए कि एएस दुलत साहब ने जो अपनी किताब लिखी है ए लाइफ इन दिस शैडो, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि डोभाल साहब ने वहां से उनको फोन किया और उसमें उनकी घबराहट थी कि जल्दी कुछ वहां कीजिए, डिसीजन लीजिए और मतलब सरकार से बातचीत करके कोई डिसीजन लीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करें। तो लेकिन मेरी समझ से वो दुलत साहब की बातचीत हो सकती है, उनकी अपनी समझ हो सकती है या उनका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि डोभाल साहब इस लिहाज से नहीं कि वो घबरा गए थे, वो परिस्थितियों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं है, वो किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही मजबूत जीवट के आदमी है। जितना दिमाग से जीनियस है उतना ही अंदर से जीवट वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने इस लिहाज से बात किया होगा, मेरी समझ है कि यदि जरूरत पड़ी, अगर ये लोग ज्यादा एग्रेसिव होकर बातचीत करेंगे तो हम लोग यहाँ से बैकआउट कर जाएंगे, हम अपनी फ्लाइट वापस लेंगे और वापस चले जाएंगे, तुमको जो करना हो करो, फिर हम देखेंगे। तो ये नतीजा हुआ कि शायद तालिबान वालों ने उनका बॉडी लैंग्वेज भांप लिया होगा, क्योंकि तालिबान वाले जो हैं, मुल्ला उमर वगैरह जो भी आप कह रहे हैं, वो सब उनके साथ थे वहां और सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे इस चीज को।
तो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज भांप लिया होगा, तो उन्होंने हाईजैकर्स को मनाया कि अब जो है इनकी शर्तों पर ही आना पड़ेगा, तुम मिनिमम करो अपने डिमांड को। और मिनिमम में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था ये मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर और उमर शेख। तो अंततः ये लोग इस पर आ गए, क्योंकि इन्होंने पैसे की डिमांड छोड़ दी, उसका डेड बॉडी का डिमांड छोड़ दिया, और बहुत सारे आतंकवादियों का लिस्ट उन्होंने थमाया था, उसका भी डिमांड छोड़ दिया। और इसमें सीधे सीधे आईएसआई इन्वॉल्व थी, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पीछे से आईएसआई इस वार्ता में नहीं थी। आईएसआई भाया तालिबान वो इस वार्ता में शामिल थी, और तालिबान उनका मुंह था। वो जो भी उनको बोलना होता था वो तालिबान के मुंह से बोलते थे। तो ये चीजें थी, क्योंकि उस टाइम तालिबान जो था पाकिस्तान का फ्रेंडली था, आईएसआई का बहुत फ्रेंडली था। इसका एक कारण है कि जो आप कह सकते हैं, एक हम लोगों के देहात में कहावत होती है कि जब आप हाथी के कंधे पर बैठे हुए होते हैं तो आपको जंगल में शेर का भी डर नहीं होता है। तो पाकिस्तान उस टाइम अमेरिका के कंधे पर बैठा हुआ था, और उसको किसी भारत जैसे देश का कोई डर नहीं था। भारत हमारा उस टाइम तो आर्थिक और सामरिक महाशक्ति था भी नहीं इतना, जो आज की डेट में है। तो इन सब चीजों को लेके पाकिस्तान इसमें काफी खुलकर खुल्लम खेल फर्रुखाबादी वाला खेल रहा था। और बाद में जो उसके 5 आईएसआई एजेंट जो मुंबई में अरेस्ट हुए थे, जिनका नाम रेहान इकबाल, यूसुफ नेपाली, अब्दुल लतीफ वगैरह था, ये मुंबई से अरेस्ट हुए थे। इन लोगों ने अपने जुर्म इकबाल किया था, जो कबूल किया था, उसमें बताया था कि हाँ इसमें आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट थी, और जो 5 हाईजैकर्स थे वो सब आईएसआई द्वारा ट्रेंड हाईजैकर्स थे और आईएसआई के लोग थे, और सभी पाकिस्तानी सिटीजन थे। ये भी चीज थी। जी हाँ, वो 5 उनके जो रियल नाम थे वो इब्राहिम अतहर, एक शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। ये 5 वो लोग थे जिनके कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला शंकर, जैसा कि वेब सीरीज में भी दिखाया गया है। सर, अफगानिस्तान की स्थिति, जैसे पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान भी उस समय आतंकवादियों की ऐशगाह थी। ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका खोजता फिर रहा था, वो उस समय वहां बड़े मजे से उसी अफगानिस्तान में, वहीं काबुल कंधार के बीच में घूमता था। और ये बताया जाता है जब ये मसूद अजहर, जरगर और इसको उमर सईद को ले जाया गया, तो उस रात में वो ओसामा बिन लादेन के साथ ही थे। वहां जश्न मनाया गया, और इन लोगों की इतनी ऐशगाह थी कि उन्होंने आईएसआई के लोग जो बातचीत में तालिबान के जरिए, जैसा आप बता रहे हैं, शामिल थे, उनको भी उस जगह आने नहीं दिया, और खूब रात में उन्होंने धमाल किया, ऐश की। और कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन भी इस पूरी चीज पर नजर रखे हुए था, और पूरा इस तरह का एक माहौल जो बना हुआ था, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे मिलकर पूरा गदर काटे हुए थे। जी बिल्कुल, इसमें है कि ओसामा बिन लादेन को आईएसआई प्रोटेक्ट कर रहा था। ये डबल गेम खेल रहे थे आईएसआई वाले। एक तो ये गेम खेल रहे थे कि अमेरिका को ये फैसिलिटेट कर रहे थे, पाकिस्तानी जमीन का उपयोग करने की इजाजत दे रहे थे, ताकि अमेरिका जो है अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा और ये जितने आतंकी संगठन है इनके साथ लड़ाई लड़ रहा था अमेरिका। और दूसरी तरफ वो ओसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, उसको हर जगह से बचाने का उसके साथ साठगांठ, और तमाम तालिबानी मुल्ला उमर वगैरह सब पाकिस्तानी एस्टूज थे। इन सब चीजों के मेन है कि पाकिस्तान का एक तरह से कहिए कि प्रॉक्सी रूल चल रहा था अफगानिस्तान में, एक तरह से प्रॉक्सी शासन कर रहा था पाकिस्तान, ये भी चीज थी। तो चूंकि अमेरिका लगातार डॉलर दे रहा था, हथियार दे रहा था, असले दे रहा था, और इन सब चीजों का पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज भी कर रहा था, और साथ साथ वहां के तो आर्मी के ऑफिसर्स बहुत करप्ट होते हैं, तो वो अपने लिए भी पैसे बना रहे थे। तो इन सब चीजों के चलते वो डबल गेम खेल रहे थे, अमेरिका का भी हितैषी, उधर तालिबान का, अलकायदा का भी हितैषी, ओसामा बिन लादेन का भी हितैषी। तो दोनों तरफ से इनका गेम था
इसमें तो स्वाभाविक है कि उसमें एक कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, कहने की कोशिश करते हैं कि अलकायदा भी इस ऑपरेशन में हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, लेकिन अलकायदा का इसमें नहीं रोल था। इसमें 100% आईएसआई का ये किया धरा था। जी, हरकत उल अंसार के कंधे पे रख के आईएसआई पूरा ऑपरेशन उसको चला रहा था। सर मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, ये वेस्ट का भी एक्सपोज हुआ, जो इनका प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, ब्रिटेन का। हाँ, भारत ने पोखरण किया था 98 में, उसको लेकर सैंक्शन किए गए थे, लेकिन जब मानवीय मामला आता है, जब किसी देश का एक प्लेन हाईजैक कर लिया जाए, 176 लोग उसमें हों, उसमें रॉ के सीनियर अफसर हों, कई सारी महिलाएं हों, कुछ लोग शादी करके हनीमून बना के नेपाल से लौट रहे थे, कुछ छोटे बच्चे थे, एक आध उसमें हैंडीकैप भी थे, 5-6 विदेशी यात्री भी थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और तमाम मुल्कों के 5-7 लोग वो भी थे। बावजूद इसके कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी किसी और नाम पर कोई इंटरफेयर नहीं किया अमेरिका ने। अगर अमेरिका चाहता तो शायद ये मामला ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझ जाता। ब्रिटेन चाहता, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन दोनों के रिश्ते उस समय पाकिस्तान से अच्छे थे, और मुशर्रफ उसी समय तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने थे, तो उनको प्रेशर में लेना कौन सी बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। लेकिन आंख बंद किए रहे। दूसरे मुल्क का मामला है तो उसको बिल्कुल वो चाहते थे कि घुटनों पर भारत आ जाए, सरेंडर हो जाए। तो ये वेस्ट का जो हिपोक्रेसी है, जो उनका चेहरा है, उस पर से भी नकाब हटाने की जरूरत तो है। आज अपनी जरूरत है तो ब्रिटेन अमेरिका दोनों भारत के आगे घूमते हुए नजर आते हैं। जी, इसमें आपने लगभग दोनों चीजें कह दी हैं, लेकिन मैं दोनों चीजों को अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहा हूं। एक चीज तो है कि अमेरिका इस धरती का सबसे बड़ा खलनायक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी आप हाल फिलहाल की गतिविधियां देखें तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा, तो उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के राइट्स को सेफगार्ड किया जाना चाहिए। ये क्यों कहा? क्योंकि उसका एक अपना फाउंडेशन है, एक एनजीओ है जो फंडेड बाय ये जॉर्ज सोरोस। तो अब इससे आप ओबामा का चरित्र समझ सकते हैं। और ओबामा का दूसरा चरित्र क्या है कि जब ये राष्ट्रपति रहे तो इनके कार्यकाल में अफगानिस्तान में कितने लोग मारे गए, कितने लोग नृशंस हत्या हुई, और एक जो शादी होने जा रहा था उसमें एक आतंकी था, अफगानिस्तान की बात है, उस पर मिसाइल मार दिया और उसमें 50 लोग खत्म हो गए। तो एक आतंकी को मारने के लिए 50 निर्दोष लोगों को भी मार देता था। उसने अफगानिस्तान में कितने लोगों को मारा, पाकिस्तान में मारा, सीरिया, इराक, लीबिया वगैरह बहुत सारे कंट्रीज में अनगिनत लोगों को मारा। तो उस पर कोई ह्यूमन राइट्स का कानून लागू नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं बोल सकता है, एक चीज। लेकिन हमारे यहाँ वो अनावश्यक एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है, एक फॉल्स नैरेटिव, एक झूठ पर आधारित नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है कि यहाँ अल्पसंख्यक जो हैं असुरक्षित हैं। इस तरह की चीजें हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात, आपने कहा कि आज अमेरिका और ब्रिटेन हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता याद आता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनित विनित सरल हो। तो आपके पास अगर दांत नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आज भारत जब उभरता हुआ आर्थिक और सामरिक शक्ति है तो अमेरिका और ब्रिटेन को लग रहा है कि अब भारत को इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वही अमेरिका, वही ब्रिटेन अपने कंधों पर बैठाकर किसको रखते थे? पाकिस्तान को। आज उन्होंने पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर उनके सामने खड़ा हो रहा है और वो उसको भगा दे रहे हैं कि नहीं देंगे तुमको 2 रुपए, तुम भागो यहां से। और हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो इसका कारण है कि आप अपनी क्षमता बढ़ा लीजिए, आपकी जग पूजा करेगा। आप अपनी क्षमता घटा लीजिए, आपको ठुकरा कर, आपको बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अपनी क्षमता बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सर, मैंने आपका काफी लंबा समय ले लिया, लेकिन 2-3 सवाल मेरे और हैं जिन्हें मैं
पूछना इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि रोज आप ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। 25 साल पहले हम चले गए हैं, दूसरी सदी, मतलब एक तरीके से सेंचुरी बदल गई है। हालांकि केवल 1 साल के गैप में ही वो सेंचुरी बदल गई। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को कम से कम ये सबक लेना होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। पाकिस्तान की जो स्थिति है, इन्हीं आतंकवादियों को पालने से, यही ब्लैकमेलिंग करने से, यही भारत को अनस्टेबलाइज करने से पाकिस्तान की कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है। अमेरिका कनाडा के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रखता है, मैक्सिको के साथ भी अच्छे रिश्ते रखता है। यहाँ भारत और पाकिस्तान, ऐसी हालत अमेरिका और ब्रिटेन ने बनाई हुई है कि भारत को चैन से वो सांस नहीं लेने देते। आज भी प्रॉक्सी वॉर इस खराब स्थिति में भी अमेरिका चलाता है। तो मैं समझता हूं कि एक मुद्दा अमेरिका, ये अब पाकिस्तान को भी देखने के लिए है कि वो पीछे मुड़ के देखे और देखे कि कहां से कहां वो जा रहा है। और जैसा 2 दिन पहले जब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हारी, तो वहां के कुछ क्रिकेट समीक्षकों ने कहा कि इससे नीचे गिर नहीं सकते क्योंकि इसके नीचे तो सिर्फ नर्क है, लेकिन पाकिस्तान की टीम और नीचे गिरती जा रही है। वही हाल केवल पाकिस्तान टीम का नहीं है, वो पूरे मुल्क का है कि वो नर्क में तो पहुंच गया, नर्क से नीचे कहां जाएगा। क्या उसको अब समझना नहीं चाहिए कि कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं, बाकी जगह करते हैं, ये मसूद अजहर जैसे लोग इनका नाश कर रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो वहां की आवाम है, करोड़ों लोग हैं, लगभग 20 करोड़ की आबादी है। क्या हो गया है उस देश को सर? एक बार हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि जब आप अपने कैंपस में सांप पालेंगे तो वो पड़ोसी को डसने नहीं जाएगा, वो उसी को डसेगा जिसने उसको पाल रखा है। तो ये चीज चरितार्थ हो रहा है पाकिस्तान में। इसने आतंकवाद की 2 परिभाषा बनाई, गुड आतंकवाद, बैड आतंकवाद। तो गुड आतंकवाद उसके लिए वो था जो भारत के खिलाफ काम करते थे, और बैड आतंकवाद जो पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। तो अब तो बैड आतंकवाद ही इतने प्रभावशाली हो गए क्योंकि पाकिस्तान की खुद की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, खत्म हो गई, और अब उसकी क्षमता घटती जा रही है दिनों दिन। तो अब वहां टीटीपी है, तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, वो अंदर उसको घाव दे रहा है। और पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी उसको ये खत्म हो गया, उसका प्रॉक्सी रूल खत्म हो गया। जो अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है उसका तो उन्होंने खूब वेलकम किया था, लेकिन आने के बाद तालिबान का जो रवैया बदल गया, उनको लगा कि तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये पाकिस्तान से हम दोस्ती रख के भी क्या प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने भारत को अपनी दोस्ती के लिए चुना। तो अब नतीजा है कि उनके साथ भी उनका संघर्ष चल रहा है। दूसरी चीज कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको भी नहीं मानते हैं अफगानिस्तान वाले, तो वहां भी उनके साथ झगड़े चल रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तान के प्रति आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, और अंदर जो उनका तालिबान है वो भी रोज घाव दे रहे हैं, रोज अटैक कर रहे हैं उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, तो कहीं और तो कहीं और, इस तरह की चीजें हैं। तो इन सब चीजों का खमियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। जो पेड़ बबूल का तो आम कहाते हुए, आपने सही बताया कि बिल्कुल उसी स्थिति में जा फंसा है पाकिस्तान। और अब उसकी जो स्थिति है, पहले तो उसको मिल जाता था दान का पैसा, और जो ये जो रमजान के बाद जो इनकी ये निकलती है जकात, तो अरब कंट्रीज में जितने जकात के पैसे निकलते थे उसका मेजर हिस्सा पाकिस्तान को आता था। तो उस पर पाकिस्तान काफी इतराता था, और खास करके जो वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको पैसे पैसे हो जाता था। आज के डेट में वो सब बंद होने लगा है, क्योंकि अब अरब कंट्रीज को लग रहा है 2 चीज कि एक तो तेल का भंडार घट रहा है, तेल पर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है वर्ल्ड वाइड, और दूसरे दूसरे स्रोत तेल के खुल रहे हैं, जैसे अमेरिका में, ब्राजील में, और भी बहुत जगह, रूस में। तो अब ये सब चलते उन लोगों की नीतियां बदल रही हैं, और अब वो लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। सऊदी अरब लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में, यूनाइटेड अरब अमीरात ये कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ओमान हमारे साथ बहुत सारा बड़ा बड़ा व्यापार कर रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान को अब कोई पूछने वाला अरब कंट्रीज में भी नहीं रहा, और अमेरिका के लिए तो पाकिस्तान की प्रासंगिकता और आवश्यकता दोनों खत्म हो चुकी है। और इंग्लैंड वगैरह, यूरोप वगैरह तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, तो जो अमेरिका चलेगा उस लाइन पर वो लोग चलेंगे। तो वही चीज हो गई है कि अब पाकिस्तान के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं बदलता है। लेकिन वहां की जो सेना है वो अपना रास्ता बदलने के
मूड में नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो है सबसे बड़ी चीज है कि वहां के सेना अधिकारी वो बन के मोटे पैसे कमाते हैं, और बाहर जाके किसी का आप सबकी कुंडली खंगालिए तो किसी ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अकूत संपदा जमा किया है, तो किसी ने अमेरिका में, तो किसी ने यूरोप के किसी और कंट्री में। तो उनको बाहर चले जाना है अपना संपत्ति लेकर, इसलिए वो रास्ता बदलने नहीं देंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में जो सरकार होती है वो उनकी कठपुतली होती है, असली पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान की सेना है। जी सर। जी बिल्कुल। और सर मैं यहाँ पर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि उस समय तो हम लोग स्टूडेंट थे, देख रहे थे दिल्ली में तो तमाम लोग, क्योंकि ये उड़ान जो थी काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, बहुत सारे पैसेंजर्स को दिल्ली में उतरना था, तो ये बंधक संकट करीब 7-8 दिन चला। तब तक दिल्ली में बड़ा प्रेशर था लगातार सरकार के ऊपर, जो रिश्तेदार थे प्लेन में सवार लोगों के वो दबाव बना रहे थे। और छोटे छोटे शहरों में, जैसे मैं मथुरा से आता हूं, वहां पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अखबारों में विज्ञप्तियां दे रहे थे, क्योंकि उस समय टीवी चैनल्स इतने नहीं थे। कई लोग लेकिन उसमें ऐसे भी थे जो इन आतंकवादियों को छोड़ने के खिलाफ थे, और वो प्लेन में सवार लोगों को ही गाली दे रहे थे कि इतने सारे लोगों मिलकर 5 आतंकवादियों को काबू नहीं कर सकते क्या। सवाल कैप्टन पर भी उठाया गया कि कैसे वो अमृतसर में डिले नहीं कर सकता था, ये वेब सीरीज में भी दिखाया गया है। आपको क्या लगता है कि जो कैप्टन थे देवी शरण, बाद में उनकी बड़ी तारीफ हुई, सीरीज में भी उनकी बड़ी तारीफ हुई, और पब्लिक, क्योंकि भारत में इस तरह की ट्रेनिंग आम लोगों को दी नहीं जाती, हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आम लोग इस तरह के संकट से बचने का कोई तरीका निकालें। तो जो प्लेन में सवार लोग थे, आम हिंदुस्तानी थे, हमारे अपने लोग थे, या कैप्टन साहब थे जो प्लेन उड़ा रहे थे, देवी शरण साहब, आप उनके रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका तो पहला कोशिश, उनका पहला फर्ज ये था कि किसी तरीके से जो प्लेन में सवार लोग हैं उनको बचाया जाए। आप कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, उनमें मैं नहीं उनको दोष देना चाहूंगा, क्योंकि उससे पहले हम लोगों को इस तरह की चीजें झेलने की आदत नहीं थी, इसलिए हम लोग उसके प्रति ट्रेंड नहीं थे। अब जैसे इजराइल है, इजराइल शुरू से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो इजराइल का एक एक नागरिक इसके प्रति अवेयर है कि हमको कभी भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, कभी भी आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, कभी भी आतंकी हमला का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ वो मानसिकता नहीं है। तो इस लिए जो उस टाइम उनके दिमाग में आया वो सिर्फ मानवीय संवेदना था। उनके जो कैप्टन थे ये इसके फ्लाइट के, तो उनके सामने वो सिर्फ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों और निहत्थे नागरिक जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए थे, उनका चेहरा, मासूम चेहरा उनके सामने सिर्फ नजर आ रहा था। उनके शायद दिमाग में सिर्फ यही आ रहा होगा कि किसी तरह इन लोगों की जान बच जाए। तो इस लिहाज से इस तरह की काम हुए। लेकिन एक चीज है कि इन सब चीजों से जरूर सीख लेनी चाहिए, और एक इस तरह का टेम्परामेंट तैयार किया जाना चाहिए कि इन परिस्थितियों में अपने आप को कठोर होकर, और जरूरत पड़े तो अपने आप को सैक्रिफाइस करके, क्योंकि बॉर्डर पर जब हमारे इतने आर्मी के लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, अपने आप को सुप्रीम बलिदान दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो इस तरह की भावना भी तैयार करके और इस तरह की मोमेंटों को बनाए रखने की भी जरूरत है। जी सर बिल्कुल। इस फिल्म में, ये जो वेब सीरीज है, इसमें भी एक डायलॉग है, एक अधिकारी कहते हैं, पीपल डाई इन द सर्विस ऑफ नेशन, लोग देश के लिए अपनी जान देते हैं। और इस तरह की भावना आजादी के आंदोलन के दौरान तो हमने देखी थी। ज्यादा पुराना वक्त नहीं है, 77 साल ही हुए हैं, ये घटना भी 25 साल, लगभग 24-25 साल इसको हो गए। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत क्रिटिसिज्म आज तक होता है अटल बिहारी वाजपेयी का, जसवंत सिंह साहब का, जो 3 आतंकवादियों को लेकर गए थे। लेकिन अब जिस तरह से इस वेब सीरीज ने इमेज बदलने की कोशिश की है, और उस समय सरकार का भी एक दिल होता है, केवल आप अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकते। और विपक्ष हर बार जब भी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, विदेश मामलों के मामले में घेरने की बात आती है बीजेपी को, तो यही एग्जाम्पल देते हैं कि आपने आतंकवादियों को छोड़ा था। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि 100 या 35-36 जो भी उनकी डिमांड थी उससे बार्गेन करके वो 3 लोगों तक लाए थे। और ये लोग भी ऐसे नहीं है, इनको मतलब कभी भी, अगर भारत अब तो बहुत पावरफुल है,
पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक भी किया और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी किया। भारत कभी भी इनका काम कर सकता है, क्योंकि कई बार मुझे पता नहीं कि भारत का कोई रोल है या नहीं, लेकिन दुनिया भर में जो आतंकवादियों को एक एक करके वो मरते जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, बाकी जगह हो, इंडियन एजेंसीज का नाम आ रहा है। तो ये भारत के लिए आज की तारीख में मुश्किल नहीं है, ऐसा लगता है। हालांकि भारत सरकार और तमाम जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको डिनाई करते हैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय का दौर बड़ा मुश्किल था। पोखरण के बाद करगिल उन्होंने झेला था और बड़े संवेदनशील कवि हृदय व्यक्ति थे। उन्हें अपनी हिस्ट्री में कैसे नाम जाएगा शायद उसकी इतनी चिंता नहीं थी, अपने लोगों की ज्यादा चिंता थी। आप कैसे उनको देखेंगे? क्या बार बार उनको कटघरे में खड़ा करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उनको इस मामले में कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है, इसलिए कि वो बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति थे और बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही अच्छे नेता थे देश के। और ऐसा नहीं था कि वो मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जो विरासत में मिला या जिस तरह की परिस्थितियां हमारे देश की थी, आप एक सिंपल उदाहरण से समझ लीजिए कि 1999 में जब कारगिल में लड़ाई छिड़ा, तो हमारी उस टाइम क्या स्थिति थी? ये स्थिति थी कि हमने सभी जगह टैंक लगा दिए थे। जो बोफर्स के तोप थे उस टाइम वही थे ज्यादातर। तो और उसके अलावा जो बहुत पुरानी चीजें हो गई थी वो काम लायक नहीं थे, तो बोफर्स तोप लगाए गए थे और सभी जगह लगा दिए गए थे और सभी को थोड़ा थोड़ा गोला बारूद दे दिया गया था और मना किया गया था कि जिसको कहा जाए वही फायरिंग खोलेगा, सबको नहीं खोलना है, क्योंकि पीछे से हमारा बैकअप नहीं है, हमारे पास गोला का भंडार नहीं है, हमारे स्टॉक में बहुत ना के बराबर है और हम विदेश से मांग रहे हैं। तो हम यूरोप अमेरिका से मांगे, कहीं से नहीं मिला, रसिया से मांगे, वहां से भी नहीं मिला। इजराइल ने हमें दिया, भले दाम उसने मूल्य ज्यादा लिया, उसका कीमत ज्यादा उसने वसूली, लेकिन उसने दिया। तो उस बल पर हमने लड़ाई जीती। तो हमारी स्थिति ये थी। उस परिस्थितियों में ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब इतनी हमारी क्षमता कमजोर है, तो उस स्थिति में हम दूसरा उपाय नहीं अपना सकते थे कि हम इसमें कुछ और एडवेंचर कर लें। तो इसलिए हमारे सामने वही था कि हम मानवीय पक्ष को सामने रखते हुए निगोशिएट करें और जो मैक्सिमम बार्गेनिंग कर सकते हैं वो करके, हार्ड बार्गेनिंग करके हम उनके 3 को छोड़े, अपने 176 को बचा कर लाए। तो ये बेस्ट उस तत्कालीन परिस्थितियों में ये बेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन था, इस समस्या का समाधान था। जी जी बिल्कुल सर। और उस समय ऐसा समाधान हुआ 1999 के बाद। आज 2024 है और 2024 के भी 9वें महीने में हम हैं। आज 5 तारीख हो गई, शिक्षक दिवस है। उस घटना के बाद दोबारा किसी आतंकवादी की कोई हिम्मत नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसकी ये तारीफ भी करनी पड़ेगी कि उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर जितनी भी एजेंसियां थी उनके बीच कोऑर्डिनेशन के मोर्चे पर उन्होंने चीजों को काफी सुधारा। इस तरह के मैकेनिज्म बनाए गए, इस तरह की कोशिश की गई कि दोबारा इस तरह की घटना न हो। तो इतिहास को भी जिस भी नजरिए से आप उन्हें देखें, लेकिन देखना पड़ेगा कि जब हमारे 176 लोग फंसे हुए हों, क्योंकि रूपिन कत्याल का उन्होंने हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, और वो मामूली आतंकवादी नहीं थे। पहले भी मसूद अजहर को छुड़ाने की 3 कोशिश हो चुकी थी, ये तीसरी या चौथी कोशिश थी। और जिस तरह से वो हार्ड बार्गेन कर रहे थे कंधार में या अफगानिस्तान में, उस समय हमारी फेवरेबल सरकार नहीं थी। पाकिस्तान हमारा तब भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन जैसा ही एटीट्यूड रखता है। चाइना हमारे साथ नहीं था, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन भी हमें सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बीच से सिर्फ केवल एक व्यक्ति, हालांकि उनकी जान भी नहीं जानी चाहिए, बाकी सबको सुरक्षित ले आना, ज्यादा डिमांड नहीं मानना बहुत बड़ी बात है। सर आपने पूरी अंदर की कहानी बताई, डोभाल साहब के रोल की बात की, जसवंत सिंह जी के रोल की बात की, अटल जी के रोल की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इतने विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए, कैपिटल हेडलाइंस को अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर दोबारा किसी अगले कार्यक्रम में बात होगी। और सर से भी हम निवेदन करेंगे कि दोबारा भी इस प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि जो आपका इंसाइट